क्लास 8 शुरू करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग डिस्कस करेंगे नया चैप्टर हिस्ट्री में, चैप्टर 8 वुमेन, कास्ट एंड रिफॉर्म्स के बारे में। तो इस चैप्टर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एसोसिएशंस जो भी बनाए थे रिफॉर्म्स के लिए उसके बारे में, और क्या चेंजेस आया था वुमेन्स की लाइफ में, क्या क्या चेंजेस लाया गया। कास्ट एंड सोशल रिफॉर्मर्स, किस तरह से उन्होंने कास्ट के ऊपर सोशल रिफॉर्म्स के अंदर क्या क्या काम किया, एंड हाउ दे फाइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग इस चैप्टर्स के थ्रू लर्न करेंगे। सो वी विल मूव अहेड। द इंडियन सोसाइटी, जो सोसाइटी थी हमारी 19th सेंचुरीज में, उस समय सोसाइटी को मेनली डिवाइड किया गया था कास्ट के बेस पे, कास्ट लाइन। ये चीज़ें जो एंशियंट टाइम में नहीं थी, लेकिन ये मिडिवल एज के बाद, मिडिवल टाइम्स पीरियड से ही कास्ट बेस पे शुरुआत हो गई थी सोसाइटी को डिवाइड करना, और ये प्रेवेलिंग तब से शुरू था। तो 19th सेंचुरीज में भी कास्ट के बेस पे सोसाइटी को डिवाइड किया, एंड जेंडर कि मेल एंड फीमेल्स, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई थी कि मेल एंड फीमेल्स की जो वर्क थी वो डिवाइड कर दी गई थी कि वुमेन्स को क्या करना है क्या नहीं करना है। ये चीज़ें भी 19th सेंचुरी, दैट वाज द मिडिल सेंचुरीज में, मिडिवल पीरियड में ये बहुत ज़्यादा फोकस किया था इसके ऊपर, इन्हीं के बेस पे ही सोसाइटी रन होती थी। सो दे सफर्ड फ्रॉम अ नंबर ऑफ सोशल इवल्स। तो ये चीज़ें जो है, बहुत चीज़ें इसके अंदर नेगेटिव पॉइंट्स भी थी, तो इसीलिए समाज के अंदर बहुत सारा सोशल इवल्स, इवल्स मीन्स जो बुरी चीज़ें थी, जो सही नहीं था समाज के लिए, वो चीज़ें भी होती थी। जैसे इंक्लूडिंग कास्ट सिस्टम, कास्ट के बेस पे भेदभाव करना, ये चीज़ें थी। अनटचेबिलिटी, छुआछूत, कि वो नीचे जात के लोगों से बात नहीं करना, उनके हाथों का कुछ नहीं खाना, उनसे दूर रहना, तो ये अनटचेबिलिटी आ गई। फिर इलिटरेसी, कि जो मोस्टली पढ़े लिखे थे वो सिर्फ अपर कास्ट के लोगों को अलाउड था, तो इलिटरेसी बहुत ज़्यादा फैलने लगी, क्योंकि लोग मोस्टली सिर्फ अपर कास्ट के अलावा बहुत से जो नेक्स्ट क्लास के थे, दे आर नॉट अलाउड। एंड वुमेन्स को भी एजुकेशन में इतना दे आर नॉट फ्री, उनको फ्री नहीं था कि वो एजुकेशन को ले सके, तो इलिटरेसी भी बहुत ज़्यादा था। सती प्रथा प्रिवेल हुआ उस समय। फिर चाइल्ड मैरिज ये भी चल रही थी। पॉलीगमी, मतलब एक से ज़्यादा शादी करना, ये भी चीज़ें उस समय हो रही थी। सुपरस्टिशियस, अंधविश्वास करना, कुछ चीज़ों तांत्रिक के पे विश्वास करना, इस तरह से ये चीज़ें भी उस समय थी। फिर इन्फेंटिसाइज, जहाँ पे मोस्टली ह्यूमन सेक्रीफाइस, बच्चों को लेके ज़्यादातर फीमेल्स जो बच्चे होते ये चाइल्ड इन्फेंटिसाइज के, तो इन्फेंटिसाइज की आहुति देना, तो ये चीज़ें जो थी ये समाज को आगे बढ़ने नहीं दे रहा था। ये सब चीज़ें जो थी इवल्स थी, ये बुरी चीज़ें थी, और इन सभी चीज़ों को हमें सुधारना था। तो ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट था, और ये चीज़ें को सुधारने के लिए ही सोशल रिफॉर्म्स एसोसिएशंस को फॉर्म किया गया था। सो द अपर कास्ट के जो पीपल्स थे, ये हमेशा लोअर कास्ट के पीपल से दूर रहते थे। एंड टू कर्ब दिस इवल्स, तो इस बुरी चीज़ों को, जो इवल्स था समाज में, उसे दूर करने के लिए इंडियंस ने, जो एजुकेटेड इंडियंस थे, जो पढ़े लिखे थे, उन्होंने एक सोशल रिफॉर्म्स फॉर्म किया, एसोसिएशन फॉर्म्स किया पूरे देश के अंदर, अलग अलग जगह में, अलग अलग स्टेट्स के अंदर, ताकि वो समाज को इस बुरी चीज़ों से, उनसे छुटकारा दिला सके, उन्हें बचा सके, उन्हें सही राह दिखा सके। तो इसीलिए एसोसिएशन फॉर रिफॉर्म्स। तो सबसे पहले आता है दैट वाज द ब्रह्म समाज। तो यहाँ पे द रिफॉर्मिस्ट, जो रिफॉर्म कर रहे थे, जो समाज में चेंजेस लाना चाहते थे, ट्रेंड स्टार्टेड इन इंडियन। तो यहाँ पर लोगों ने, कौन से लोगों ने, एजुकेटेड, जो पढ़े लिखे थे, इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, इन्होंने हार्ड वर्क किया कि उन्होंने अपने देश के लोगों को, उन्हें सही रास्ता बताने के लिए तो शुरुआत की, और उन्होंने समाज को सुधारने का बीड़ा लिया। सो दैट वाज द रिफॉर्मर्स ना। सबसे पहले अगर हम मूव करते हैं तो ब्रह्म समाज, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंशियल रिलीजियस मूवमेंट था सोसाइटी के अंदर इंडिया में, और जिसके थ्रू उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था मेकिंग मॉडर्न इंडिया, ताकि जो इंडिया जो पुरानी चीज़ों से अभी भी उसमें दबा हुआ है, जो बुरी चीज़ों पे चल रहा है, उन सब चीज़ों से वो बाहर कैसे आए। इसीलिए ये चीज़ें, तो इसी तरह से उस सब बुरी चीज़ों से वो कैसे बाहर निकले और कैसे अपने आप में सुधारे,
और कैसे हम नए देश में एक मॉडर्न इंडिया में उस इंडिया को मॉडर्न इंडिया कैसे हम बनाएं. सो इट वॉज स्टार्टेड इन कैलकाटा ऑन 20 अगस्त 1828 में. तो शुरुआत हुई कैलकाटा 20 अगस्त में 1828 में बाय राजा राममोहन रॉय एट देवेंद्रनाथ टैगोर. इन दोनों ने ही बेड़ा उठाया. दे वर द वेल एजुकेटेड. सो इन ऑल फील्ड ऑफ सोशल रिफॉर्म्स. तो इन्होंने सभी सोशल समाज में सुधारना, तो समाज के हर हिस्से में जो बुरी चीज़ें उनको मिटाने की कोशिश की, उनको वापस से सुधारने की कोशिश की, एक नया रूप देने की कोशिश की, इंक्लूडिंग एबोलिशन ऑफ द कास्ट सिस्टम. कि जो कास्ट सिस्टम था उस कास्ट सिस्टम्स को बंद करना, उस सिस्टम को ही मिटा देना, ताकि जो लोगों के अंदर भेदभाव करने की है, डिस्क्रिमिनेशन करने की है, वो चीज़ें ख़त्म हो जाए. एंड ऑफ द डाउरी सिस्टम्स, ये भी चीज़ें थी जहाँ पे समाज में लोग दहेज प्रथा चल रही थी, उसे भी मिटाने के लिए, कि ये प्रथा के कारण बहुत लोगों ने अपनी जान दे दी, तो इसे भी रिमूव करने के लिए. इमैक्युलेशन ऑफ वुमेन्स एंड इम्प्रूविंग द एजुकेशन सिस्टम्स. वुमेन्स की स्थिति जो थी वो बहुत बुरी थी, उनको इम्प्रूव करना. और एजुकेटेड, क्योंकि कोई भी चीज़ों को सुधारना है, सबसे पहले उनके बारे में उनको नॉलेज होना चाहिए. तो वुमेन्स को अगर हम अच्छा करेंगे, तो वुमेन्स को सबसे पहले एजुकेट करेंगे, तब कहीं वो अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाएंगे. तो इसी तरह से ब्रह्म समाज रिफ्लेक्टेड द आइडियोलॉजीज ऑफ द बंगाल रेनेसांस, अ न्यू एरा. एक नया समाज, एक नया, जहाँ से पहले जो इवल्स थे उसको छोड़ के हम नए समाज में आगे बढ़े, नींव रखे. तो उसी तरह से ब्रह्म समाज ने शुरुआत किया. तो ये किसने शुरू किया था? राजा राममोहन रॉय ने. उसके बाद आया नेक्स्ट वेदा समाज. Now Veda Samaj was established by Keshav Chandra Sen and K. Sridhar Ralu Naidu when the former visited Madras. जब ये मद्रास पे वहाँ पे गए केशव चंद्र सेन इन 1864 में, तो श्रीधर धारुलू नायडू जो थे उन्होंने कैलकाटा विजिट किया. इन्होंने इन द ईयर टू स्टडी द ब्रह्म समाज. तो ये यहाँ पे जब वो गए स्टडी करने के लिए, तो उसी तरह से वेदा समाज जो था कि केशव चंद्र ने और दो लोगों ने मिलकर बनाया था, श्री दारुलू नायडू ने. अब ये जब मद्रास गए थे तो वहाँ पर, फिर दैट वाज इन द ईयर 1864 में, फिर वापस से नायडू जब कैलकाटा विजिट किया उन्होंने, एंड टू स्टडी कि ब्रह्म समाज में क्या हो रहा नहीं हो रहा एंड द मूवमेंट. उसके बाद जब वो वापस गए तो उन्होंने वेदा समाज को एज नाम दे दिया ब्रह्म समाज ऑफ साउथ इंडिया, क्योंकि ब्रह्म समाज को वो देखने गए थे, स्टडी करने गए थे कि किस तरह से वर्क हो रहा है. तो जो वेदा नाम रखा गया था उन्होंने फिर वापस उसको रीनेम किया और नाम दिया ब्रह्म समाज ऑफ साउथ इंडिया, क्योंकि ये साउथ में था. सो इन द ईयर 1871 में, नाउ ही ट्रांसलेट द बुक ऑफ ब्रह्मो धर्मा in Tamil and Telugu and undertook missionaries tour to propagate the faith. It attacks the caste systems and propagate women's educations. तो इसी तरह से इन्होंने जो ब्रह्म समाज जो लिखी गई थी बुक्स संस्कृत में, जो मेन भाषा थी उनकी, उनको उन्होंने अपनी अलग भाषा में तेलुगु में एंड तमिल में लिखा गया, ताकि वहाँ के जो लोकल पीपल है वो इजीली उसको पढ़ सके, और जो मिशनरीज है उनको इजीली, और वो अलग अलग समाज रिलीजियस के मैटर्स के थ्रू वो घूमते गए, टूर करते गए, और लोगों के बीच में इस चीज़ों के बारे में बताना. अब मेनली किस चीज़ों पे उन्होंने चर्चा किया? कास्ट सिस्टम, कि कास्ट जो है बेस्ड सोसाइटी वो सही नहीं है, हमें कास्ट बेस पे रूल नहीं करना चाहिए, एंड वुमेन्स को हमें एजुकेट करना चाहिए, तभी सोसाइटी आगे बढ़ सकती है. फिर नेक्स्ट आता है प्रार्थना समाज. प्रार्थना समाज जिसे प्रेयर सोसाइटी भी कहा जाता है इन संस्कृत में. इन संस्कृत वॉज अ मूवमेंट फॉर रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म्स इन बॉम्बे. तो प्रार्थना समाज जो है रिफॉर्म किया गया था कहाँ पे? बॉम्बे में. बेस्ड ऑन अर्लियर रिफॉर्म्स मूवमेंट, तो जिस तरह से आगे की मूवमेंट हो रही थी ब्रह्म समाज, ये सारे मूवमेंट के सेम वैसे ही मूवमेंट था प्रार्थना समाज. प्रार्थना समाज जो था फाउंड किसने किया था? बाय दोबा पी तर्थाकर ब्रदर्स एंड आत्माराम पंडुरंग. तो ये मिलके इन्होंने प्रार्थना समाज फॉर्म किया था 1867 में. वेन केशव चंद्र सेन जब इन्होंने विजिट किया महाराष्ट्र में, इनका एम था टू मेक पीपल बिलीव इन वन गॉड एंड वर्शिप ओनली वन गॉड.
तो इनका मेन उद्देश्य था कि लोगों के बीच में जब उनसे बात करें तो यही चीज़ बताना है कि भगवान एक है और हमें एक ही भगवान को ही पूछना है। तो इसी तरह से इट बिकम पॉपुलर, और इसी तरह से वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर बने लोगों के बीच में। आफ्टर महादेव गोविंद रानडे ज्वाइन, जब ये महादेव गोविंद रानडे ने उनको ज्वाइन किया था प्रार्थना समाज में। फिर ये एसोसिएशन जब ये वर्क आगे आगे बढ़ने लगा, पॉपुलर होने लगा, तो इन्होंने इस तरह से शुरुआत की वापस से कास्ट सिस्टम को एबोलाइज करना, कि हमें कास्ट सिस्टम्स को हटाना है, ये सही नहीं है समाज के लिए। फिर अनटचेबिलिटी, छुआछूत, क्योंकि कास्ट के बाद ही आता है अनटचेबिलिटी, ये चीज़ें। फिर आता है नेक्स्ट, उन्होंने वर्क किया विडो रीमैरिज, की विधवा प्रथा थी उसको ख़त्म करने के लिए विधवाओं की शादी करवाना, तो विडो रीमैरिज शुरुआत हुई। एंड हिंदू मुस्लिम यूनिटी, कि बहुत ज़रूरी है देश में जो भी रिलीजन्स है, जो भी कम्युनिटीज़ है, वो मिलके रहे, एक होके रहे, तभी वो कुछ कर सकेंगे। सो दैट वाज द मेन। और मॉडर्न एजुकेशंस के आगे भी, कि हमें मॉडर्न एजुकेशंस को भी पढ़ना चाहिए। फिर नेक्स्ट आया आर्य समाज। आर्य समाज फॉर्म किया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था 1875 में। अमंग अदर थिंग्स दिस एसोसिएशन वर्क फॉर द रीमैरिज ऑफ वुमेन अ विडो। तो इस तरह से जिस तरह से अलग अलग कास्ट सिस्टम के ऊपर भी इन्होंने काम किया, लेकिन जो ज़्यादा वर्क इन्होंने किया वो सबसे इम्पोर्टेंट था विडो रीमैरिज, कि विधवाओं की वापस से शादी करवाना, इस पे ज़्यादा उन्होंने फोकस किया। रामकृष्ण मिशन जो था इनका, ये उनकी मिशनरीज थी, इसका नाम रखा था रामकृष्ण मिशनरीज। रामकृष्ण मिशनरीज जो है इन हिंदू रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत ज़्यादा धार्मिक से रिलेटेड है, and form the core of the worldwide spiritual movement known as the Ramakrishna movement or the Vedanta movement। और ये ना ही सिर्फ इंडिया में बल्कि वर्ल्ड में मोस्टली इनका जो मिशनरीज था, ये पूरे वर्ल्ड में देखा उनका है मिशनरीज, और मोस्टली इसको मूवमेंट के नाम से कहा जाता है या फिर वेदांत मूवमेंट के नाम से। तो इनका उद्देश्य इंडिया में ही नहीं बल्कि हिंदू रिलीजियस को स्प्रेड करना थ्रू आउट दी वर्ल्ड, जिसके कारण रामकृष्ण मिशंस इंडिया के अलावा बाहर में भी है। द मिशंस इज नेम्ड आफ्टर इंस्पायर्ड बाय इंडियन संत रामकृष्ण परमहंसा एंड फाउंडेड बाय रामकृष्ण चीफ डिसिप्लिन स्वामी विवेकानंद ऑन 1 मई 1897। तो ये जो मिशनरीज का नाम रखा गया था रामकृष्ण, तो ये एक्चुअली इनके पीछे क्या है कि स्वामी विवेकानंद के जो गुरु थे, जिनसे उन्होंने रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल नॉलेज जो गेन किया था, वो रामकृष्ण परमहंस से लिया था। तो उनकी अपने गुरु को उन्होंने श्रद्धांजलि देने के लिए, जिस तरह से हम लोग बोलते हैं गुरु दक्षिणा देना है, तो उन्होंने उसके लिए उन्होंने उस मिशन का नाम रख दिया था रामकृष्ण मिशंस। इट वॉज बिन सेट एस्टैब्लिश ऑन 1 मई 1897 में। फिर द ऑर्गेनाइजेशंस मेनली प्रोपागेट, तो इस ऑर्गेनाइजेशन में मेनली काम किया गया था द हिंदू फिलोसफर्स वेदांता, अद्वैता वेदांता एंड फॉर योगिक आइडियाज अपार्ट फ्रॉम। तो यहाँ पे मेनली जो था उन्होंने रिलीजियस था, हिंदू रिलीजियस से रिलेटेड जितना सारे वेद है, वेदांत है, उसके बारे में स्पिरिचुअल टीचिंग्स क्या है, तो ये सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया गया इसके अंदर। तो ये फिलैंथ्रोपिक वर्क इन इंडियन, दैट वाज ऑल रिलेटेड विद द रिलीजियस मैटर्स। उसके बाद नेक्स्ट समाज जो बनाया गया है सत्यशोधक समाज। तो सत्यशोधक समाज जो थे ये भी सोशल रिफॉर्म्स के ऊपर ही था, और ये फॉर्म्ड हुआ था ज्योतिबा फुले, और ये फॉर्म किया था, ये खुद एक लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं ज्योतिबा फुले, और उन्होंने खुद, क्योंकि उनको पता है कि कितना ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, कितना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है, लड़ना पड़ता है, तब जाके कुछ हासिल होता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको हमें उसको सुधारना है, तो उन्होंने इस तरह से सत्यशोधक समाज बनाया, और इन्होंने बनाया था इन पुणे महाराष्ट्र, दैट वाज 24 सितंबर 1873 में। Now, its missions of education and increase social rights and political access। तो इनका उद्देश्य था वापस से एजुकेशन को इंक्रीज करना, क्योंकि लोअर कास्ट में मेनली एजुकेशन जो है कि ना के बराबर है, तो उनके बीच में उनको जागरूक करना है एजुकेशन के थ्रू, और सोशल राइट्स, उनको समाज में क्या अधिकार है, पॉलिटिकली क्या क्या उनके पास होना चाहिए, तो ये सब चीज़ें इस समाज के थ्रू उन्होंने उन लोगों को बताने की कोशिश की, उनको सुधारने की। फॉर अंडर प्रिविलेज ग्रुप्स, जो बहुत ज़्यादा पिछड़े रह गए, फोकस स्पेशली किया गया वुमेन्स को, शूद्रास को, दलित को, एंड ये सभी जो महाराष्ट्र में रहते थे, क्योंकि ये समाज महाराष्ट्र में बनाया गया था इसके लिए।
नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा सब टॉपिक चेंजिंग द लाइफ्स ऑफ वुमेन्स. So next topic, changing the lives of women, improving the life of women was a main issue for the reformers. सबसे इम्पॉर्टेंट था सोसाइटी को अगर हमें इम्प्रूव करना है, रिफॉर्म्स करना है, अच्छा करना है, तो हमें सोसाइटी में सबसे पहले वुमेन्स को एजुकेट करना है, उनकी लाइफ को इम्प्रूव करना है, अच्छा करना है. सो दे बिलीव दैट नो रिफॉर्म्स कुड बी अफेक्टेड, कि कोई भी रिफॉर्म्स अफेक्ट नहीं होगी जब तक हम वुमेन्स को इम्प्रूव नहीं करेंगे, उसकी पोजीशंस को इम्प्रूव नहीं करेंगे. तो जैसे ही अगर हम वुमेन्स की पोजीशंस को इम्प्रूव करते हैं, उनकी लाइफ को अच्छा करते हैं, तो मोस्टली देखा जाएगा समाज में बहुत सारा काम अपने आप हो जाएगा. तो इसी तरह से उन्होंने फिर वापस फोकस किया वुमेन्स की एजुकेशन में एंड वुमेन्स की लाइफ को इम्प्रूव करने में. तो इसी तरह से उन्होंने सबसे पहले बैन कर दिया सती प्रथा. तो सती प्रथा क्या थी कि जब भी ये 19th सेंचुरीज में बहुत मतलब एंशियंट में तो था नहीं, मिडिवल पीरियड से ये स्टार्टअप हुआ था और ये बाद में धीरे धीरे एक ट्रेडिशनल बन गया था, एक कि हमारे ट्रेडिशंस में इंक्लूड हो गया था एज अ ऑनर, कि ये हिंदू वुमेन्स जो है मोस्टली अपने पति के मृत्यु के बाद, तो अपने पति की जब वो पति उनका जब मर जाते हैं, डेथ हो जाता है, इमॉर्टल बॉडी के साथ पति और वो खुद जिंदा इमॉर्टल बॉडी मतलब उसका खुद के पति के साथ अपने उस फर्नेल्स में बैठ के, जैसा ये पिक्चर दिख रहा है आपको, और उस चिता के थ्रू वो भी अपने आप में आहुति दे देती है पति के साथ. तो दैट वाज कॉल्ड सती प्रथा. तो ये शुरुआत हो गया. तो ऐसे बहुत ज़्यादा ऑनरेबल माना जाता था. दैट वाज इन द मिडिवल पीरियड में शुरुआत हुई. तो दिस कस्टम्स कॉल्ड सती, और ये जो प्रथा शुरू हुई, तो ये जो ट्रेडिशन शुरू हुआ इसको नाम दे दिया गया सती प्रथा. And was outlawed in 1827 in British India and again in 1987 in India, in Independence India by the Sati Prevention Act. तो जब ब्रिटिशर्स थे इंडिया में, तो ब्रिटिशर्स राजा राम मोहन रॉय ने भी बहुत ज़्यादा उसके ऊपर वर्क किया था. एंड इन कैलकाटा उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ मिलकर उन्होंने एक्ट पास करवाई थी कि सती प्रथा को बैन कर दिया जाए. ये टोटल इलीगल है, ये कभी कोई नहीं करेगा. जो करेगा, जो नहीं मानेगा रूल्स, दे विल गेट पनिश्ड. तो इस तरह से ये एक्ट बनाया गया था 1827 में ब्रिटिशर्स के समय में. फिर जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया, क्योंकि लोग जो है उन्हें मानते नहीं थे ब्रिटिशर्स के रूल्स को, फिर भी वो कहीं ना कहीं इस प्रथा को कंटिन्यू कर रहे थे. तो इंडिपेंडेंस के बाद भी 1987 में फिर लास्ट में इंडियन गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया, सती प्रिवेंशन एक्ट, जहाँ पे टोटली इसे इलीगल घोषित कर दिया गया कि कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा, जो सपोर्ट करेगा वो भी पनिशेबल होगा. सो जो ग्लोरी थी, अटेम्प्ट थी टू कमिट सती, ये सही नहीं था. तो इसी तरह से उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट ने इसको फिर बाद में इलीगल घोषित करके कि कोई इसे सपोर्ट ना करे, इट इज़ नॉट करेक्ट, क्योंकि ये एक इवल्स ये समाज में. तो इसी तरह से इन्होंने बंद करने की कोशिश करवाई और ये एक्ट के थ्रू ये सती प्रथा बैन कर दिया गया. सपोर्टिंग ऑफ सती इंक्लूडिंग कोरियंस ऑफ फोर्सिंग समवन टू कमिट सती, तो ये गलत है, क्योंकि अगर हम सपोर्ट करते हैं सती प्रथा होनी चाहिए, मतलब हम किसी जिंदा व्यक्ति को, जो लेडी उनके बच्चे भी है अगर मान लो पीछे, तो उनको छोड़ के वो अपने पति के साथ अगर वो चली जाती तो बच्चे भी पीछे. एंड हाउ कुड, अगर थोड़ा सा अगर हमारा हाथ कट जाता है या फिर कभी जल जाता है, कितना पेन होता है. तो कैन इमेजिन कि अ लेडी जो वो पूरी की पूरी अपने पति के साथ बर्न होगी, कमिट करेगी, तो वो भी एक बहुत बड़ा, मतलब हम लोग क्राइम कर रहे हैं, हम उससे फोर्स कर रहे हैं कि सती हो. could be punished by death and sentence or life imprisonment, while glorifying sati is punishable with 1 to 7 years in prison. तो इसी तरह से इंडियन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग अगर कोई भी इसमें पार्ट लेता है या फिर उसमें किसी भी एंगल से इसका इन्वॉल्व होता है, तो उसको 7 साल की सज़ा हो सकती है या फिर डेथ सेंटेंस, जो उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होगा. तो ये चीज़ें गवर्नमेंट के थ्रू उसे बैन करने की कोशिश की गई है. अब आता है विडो रीमैरिज. विडो रीमैरिज इज़ ऑल्सो वेरी प्रिवेलिंग ऑन दैट टाइम, बहुत ज़्यादा थी ये, और ये इनकी जो प्रोसेस था वो बहुत ज़्यादा टफ था. इवन इफ दे डिड नॉट कमिट सुसाइड, कि अगर वो नहीं सती नहीं बनी, इसने अपने सुसाइड नहीं किया, तो हिंदू विडो जो थे वे आर ट्रेडिशनली प्रोहिबिटेड, कि वो मैरिज तो एकदम रीमैरिज नहीं कर सकते, कि वो शादी दोबारा नहीं कर सकते. द विडो हेड वॉज शेव्ड एज पार्ट ऑफ दियर मॉर्निंग, तो पति के मरने के बाद उनकी जो है जितनी भी घने क्यों ना उनके बाल, उनको वो मुंडा दिया जाता है. सो शी कुड नो लॉन्गर वियर अ रेड डॉट सिंदूर, ताकि वो अपने सर पे सिंदूर नहीं लगा सके, ऑन अ फोरहेड, एंड वॉज फॉरबिडन
साथ साथ टू वेयर वेडिंग ज्वेलरीज, जो भी उनके हाथ में ज्वेलरीज होती है शादी की, जो भी निशानियाँ होती है वो सब कुछ उनसे ले लिए जाते हैं। एंड शी वॉज एक्सपेक्टेड टू वॉक बेफट, और ना ही पैरों में चप्पल होते हैं, ना कुछ अच्छा खाना होता है। ये सब चीज़ें जो थी ये फॉलो करना पड़ता था विडोज़ को। द विडो हिंदू विडो रिमैरिज एक्ट 1856 में इसे लागू करवाया गया। इसके थ्रू इनएक्ट इट इन रिस्पॉन्सिबल टू द कैंपेन्स ऑफ द रिफॉर्मर्स। पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने क्या किया कि इस एक्ट को, उन्होंने सही कहा कि गवर्नमेंट जो काम किया सही है, और इस एक्ट के तहत ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने इस एक्ट को लीगलाइज करने के लिए, उन्होंने विडो रिमैरिज को सही बताने के लिए कि विडो जो है उनकी शादी करनी चाहिए, एंड प्रोवाइडेड लीगल सेफगार्ड अगेंस्ट लॉस ऑफ सर्टन फॉर्म्स ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ रिमैरिंग अ हिंदू विडो थ्रू अंडर द एक्ट। द विडो सो foresaw any inheritance due her from her deceased husband। तो ये चीज़ें जो थी, जो अपने पति के मरने के बाद वो कुछ भी नहीं कर सकती, पति की जो भी मान लो प्रॉपर्टी से कोई भी चीज़ है वो उनको नहीं मिलेगा। तो ये सब चीज़ें मोस्टली गलत था, जहाँ पे कोशिश किया गया एंड इस एक्ट के थ्रू उन्हें उनका लाइफ जो है थोड़ा सा अच्छा करने के लिए कि वो वापस से शादी कर सके और अपनी लाइफ वापस से रिस्टार्ट कर सके, इसलिए इसे लीगलाइज करने के लिए इवन पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने भी बहुत ज़्यादा वर्कआउट किया था इसके ऊपर। फिर नेक्स्ट आता है एजुकेशन फॉर गर्ल्स। एजुकेशन फॉर गर्ल्स ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।